नमस्कार। बीएएमएस के छात्रों में ना एक बहुत आम धारणा होती है हम्म। कि चरक संहिता का 7वां अध्याय न वेगान धारणीय अध्याय ये तो बहुत आसान है। हाँ, ये लगता है सबको। लगता है कि ये तो बस नेचुरल अर्जेस के बारे में है, इसको तो एग्जाम से एक रात पहले भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर परीक्षा में जब 10 नंबर का सवाल आता है 13 वेगों के लक्षण और चिकित्सा पर। तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी अध्याय की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि यह सिर्फ रटने का नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने का एक गहरा विज्ञान है। बिल्कुल सही कहा। इस अध्याय का महत्व तो इसी बात से पता चलता है कि इसे स्वस्थ चतुष्क में रखा गया है। अच्छा। मतलब उन 4 अध्यायों में जिनका मेन पर्पस ही स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगों को रोकना है। तो एक तरह से ये प्रिवेंटिव मेडिसिन का हिस्सा हुआ। हाँ, आप इसे एक मॉडर्न मशीन के वार्निंग सिस्टम की तरह देख सकते हैं। वार्निंग सिस्टम? हाँ। कैसे? देखिए, जब मशीन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लाल बत्ती या अलार्म से सिग्नल देती है ना? जी। अगर हम उस सिग्नल को इग्नोर कर दें तो मशीन टूट सकती है, खराब हो सकती है। शरीर के वेग भी ठीक वैसे ही सिग्नल्स हैं। अच्छा, तो उन्हें जबरन रोकने का मतलब है कि हम शरीर के नेचुरल सिस्टम में दखल दे रहे हैं। और वही रोगों को जन्म देता है। चलिए तो फिर इस वार्निंग सिस्टम को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अध्याय की शुरुआत ही 2 तरह के वेगों से होती है, अधारणीय और धारणीय। जी मतलब जिन्हें नहीं रोकना चाहिए और जिन्हें जरूर रोकना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो अधारणीय वेगों से शुरू करते हैं। इनकी संख्या को लेकर भी कुछ अलग-अलग मत है ना? हाँ, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आचार्य चरक ने 13 आधारणीय वेग बताए हैं, 13। लेकिन आचार्य वाग्भट ने इसमें कास यानी खांसी को भी जोड़ दिया, तो उनकी संख्या 14 हो गई। ओके। इन 13 वेगों को याद रखने का एक आसान तरीका है। इन्हें 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं हम। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला ग्रुप है शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाले वेग। ठीक है। दूसरा है शरीर की तत्काल प्रतिक्रियाएं या इमीडिएट रिएक्शंस। और तीसरा ग्रुप है शरीर की बुनियादी जरूरतें या बेसिक नीड्स। ये तो बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो पहले ग्रुप में मतलब बाहर निकालने वाले वेगों में कौन-कौन से आते हैं? इसमें मुख्य रूप से 4 वेग हैं: मूत्र, पुरीश, शुक्र और अपान वायु। यानी यूरिन, स्टूल, सीमेन और गैस। जी, ये सभी शरीर की शुद्धि के लिए जरूरी हैं। जैसे मूत्र वेग को रोकने से मूत्राशय और कमर में दर्द होता है, सिर में तेज दर्द। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी। शरीर के निचले हिस्से में रुकावट का असर सीधे सिर तक कैसे पहुंचता है? बहुत जानता सवाल है। इसका सीधा संबंध वात दोष से है। ओके। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में हर तरह की मूवमेंट के लिए वात ही जिम्मेदार है। अपान वायु जो शरीर के निचले हिस्से में काम करती है, वो इन वेगों को बाहर निकालती है। ठीक है। जब हम वेग रोकते हैं तो अपान वायु की जो नेचुरल नीचे की ओर जाने वाली गति है वो ब्लॉक हो जाती है और वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। अच्छा, रिवर्स डायरेक्शन में। हाँ, इसे उद्वर्त कहते हैं और यही प्रतिलोम गति सिरदर्द जैसे लक्षण पैदा करती है। तो इसकी चिकित्सा में भी वात को शांत करते होंगे? बिल्कुल। चिकित्सा में स्वेदन, अवगाह और बस्तिकर्म जैसी वात को शांत करने वाली क्रियाएं बताई गई हैं। बहुत खूब। अब दूसरे समूह पर आते हैं, शरीर की तत्काल प्रतिक्रियाएं। इसमें छींक और जम्हाई जैसे वेग आते होंगे? सही पकड़ा। इस समूह में वमन या छर्दी, शवथु यानी छींक, उद्गार, जृंभा और बाष्प यानी आंसू शामिल हैं। ये सब तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस हैं। बिल्कुल। जैसे छींक को रोकने की कोशिश करने पर गर्दन में जकड़न, सिर दर्द हाँ, मैंने सुना इससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि फेशियल पैरालिसिस यानी अर्धित रोग तक हो सकता है, क्योंकि छींक एक बहुत पावरफुल क्रिया है जो सिर और गर्दन के चैनलों को साफ करती है। तो इसे रोकने से वहां वात का प्रकोप बढ़ जाता है? एग्जैक्टली। इसकी चिकित्सा में सिर और गर्दन का अभ्यंग, स्वेदन और तीक्ष्ण नस्य का विधान है। आंसू रोकने के बारे में जो लिखा है कि उससे हृदय रोग हो सकता है, ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका कोई फिजिकल बेसिस है या ये सिर्फ साइकोसोमैटिक है? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये साइकोसोमैटिक और फिजिकल दोनों हैं। अच्छा।
देखिए, जब हम दुख या तनाव में होते हैं तो रोना शरीर का तनाव को बाहर निकालने का एक नेचुरल तरीका है। सही बात है। इसे रोकने से वो मानसिक तनाव शरीर में ही रह जाता है, जो कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है। और लंबे समय तक ऐसा होने पर? हाँ, लंबे समय तक ये ब्लड प्रेशर और हृदय पर सीधा नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। हाँ। इसी की चिकित्सा में भी मनः प्रहर्षण यानी मन को खुश करने वाली बातें करने को कहा गया है। और तीसरा समूह में शरीर की जरूरतें, इसमें भूख, प्यास, नींद, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल, इस समूह में क्षुधा, पिपासा, निद्रा और श्रमजन्य श्वास आते हैं। ये शरीर के फ्यूल और रिपेयर के सिग्नल्स हैं। जैसे भूख लगने पर खाना ना खाना। तो शरीर अपने ही ऊत को मतलब धातु को खाने लगता है। हाँ। जिससे कमजोरी, शरीर में दर्द, चक्कर आते हैं। मैं अपने क्लिनिक में अक्सर देखता हूँ हाँ। कि छात्र परीक्षा के समय पढ़ते पढ़ते खाना छोड़ देते हैं और फिर उन्हें एसिडिटी और कंसंट्रेशन में कमी की शिकायत होती है। ये क्षुधा वेग धारण का सीधा परिणाम है। और नींद रोकने से? नींद रोकने से शरीर की रिपेयर प्रोसेस रुक जाती है, जिससे पूरे शरीर में दर्द, सिर में भारीपन और आलस्य होता है। तो इन 13 अधारणीय वेगों के बाद धारणीय वेगों का भी उल्लेख है। ये तो मानसिक वेग है ना? हाँ, अधारणीय वेगों के ठीक विपरीत धारणीय वेग वो मानसिक प्रवृत्तियां हैं जिन्हें कंट्रोल करना सामाजिक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि लोभ, क्रोध। लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान, ईर्ष्या, ये सारी नेगेटिव भावनाएं। इन्हें न रोकना ही आज समाज में बढ़ते अपराधों और मानसिक रोगों का मूल कारण है। मतलब शरीर और मन दोनों के वेगों को समझना ही स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वेगों को न रोकने के साथ साथ अध्याय में व्यायाम पर भी जोर दिया गया है। व्यायाम की परिभाषा क्या बताई गई है? चरक संहिता में सूत्र है, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम उच्यते। मतलब कोई भी शारीरिक क्रिया जो शरीर में थकावट पैदा करे वो व्यायाम है। इसके लाभ बहुत क्लियर हैं। शरीर में हल्कापन, काम करने की क्षमता में वृद्धि, शरीर में स्थिरता और पाचन अग्नि का बढ़ना। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण अग्निवृद्धि। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, अर्धशक्ति व्यायाम। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? हम कैसे जाने कि हमारी आधी शक्ति कब लग गई? ये व्यायाम का सबसे जरूरी नियम है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 50% ही यूज करना चाहिए। पर उसे नापें कैसे? आचार्य सुश्रुत ने इसका एक बहुत ही सटीक लक्षण बताया है। जब हृदय में स्थित प्राणवायु मुंह से बाहर आने लगे, यानी जब मुंह खोलकर सांस लेनी पड़े। हाँ, और माथे और नाक पर पसीना आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी आधी शक्ति लग चुकी है। तो वही व्यायाम रोकने का सही समय है? बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब है कि हर किसी को व्यायाम करना चाहिए? क्या इसमें कोई एक्सेप्शंस भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। आयुर्वेद हर व्यक्ति को अलग मानता है, इसीलिए व्यायाम वर्जय मतलब किन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए, ये भी बताया है। कौन है वो लोग? इसमें छोटे बच्चे, बहुत वृद्ध लोग, वात पित्त प्रकृति के रोगी और जिन्हें अपच की समस्या हो, उन्हें व्यायाम से बचना चाहिए। और अगर कोई ज्यादा कर ले तो? मतलब अति व्यायाम? उससे भी नुकसान है। अति व्यायाम से क्षय, अत्यधिक प्यास, बुखार और रक्त पित्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। व्यायाम की तरह ही आदतों को अपनाने और छोड़ने के बारे में भी एक नियम बताया गया है। हाँ, जिसे अहित सेवन एवं वर्ज्य विधि कहते हैं। ये जीवन का एक सुनहरा नियम है। वो क्या है? इसका सार ये है कि अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसे धीरे धीरे एक एक करके छोड़ें, और अगर कोई अच्छी आदत अपनानी है तो उसे भी धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आदतों में अचानक बदलाव शरीर के लिए एक झटके की तरह होता है। बिल्कुल, उससे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। तो ये अच्छी या बुरी आदतें, इनका असर भी तो हर शरीर पर अलग अलग होता होगा, और शायद यहीं पर आयुर्वेद का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देह प्रकृति सामने आता है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। देह प्रकृति या बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन आयुर्वेद के पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का आधार है। ये तय कब होती है? यह गर्भाधान के समय शुक्र और शोणित के संयोग के समय जो दोष वात पित्त या कफ प्रबल होता है, उससे तय होती है और सामान्यतः जीवन भर नहीं बदलती। तो ये हमारे शरीर का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। हाँ, शारीरिक और मानसिक संरचना का ब्लूप्रिंट। इसके प्रकारों को लेकर भी अलग अलग विचार है, मैंने पढ़ा है। जी, आचार्य चरक ने मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए हैं: वात, पित्त, श्लेष्म और समधातु प्रकृति। समधातु को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ना? हाँ, क्योंकि उसमें तीनों दोष बराबर होते हैं। वहीं आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार बताए हैं, जिसमें 3 एकल,
3 द्वंद्वज और 1 सन्निपातज प्रकृति शामिल है। और इसका हमारे स्वास्थ्य और रोगों से सीधा क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। व्यक्ति की जो प्रकृति होती है उससे उसी दोष से संबंधित रोग होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए? जैसे वात प्रकृति वाले व्यक्ति को जोड़ों में दर्द, रूखापन जैसे वातज रोग आसानी से हो जाते हैं। पित्त प्रकृति वाले को एसिडिटी, त्वचा के रोग जल्दी होते हैं। और कफ प्रकृति वाले को? उनको सर्दी, खांसी, मोटापा जैसी समस्याएं अधिक होती हैं। अपनी प्रकृति को जानकर हम पहले से ही बचाव के उपाय कर सकते हैं। ये तो हजारों साल पुराना ज्ञान है। क्या आज का मॉडर्न साइंस भी इस पर कोई शोध कर रहा है? क्या प्रकृति का कोई जेनेटिक या बायोकेमिकल आधार मिला है? हाँ, और ये इस फील्ड का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है। पिछले कुछ दशकों में हुई रिसर्च ने आयुर्वेद की इस अवधारणा को वैज्ञानिक कसौटी पर परखा है। वाओ, तो मतलब इसका जेनेटिक बेसिस भी है? कई अध्ययनों में प्रकृति का संबंध जीनोमिक वेरिएशन से पाया गया है, जैसे कुछ HLA-DRB1 टाइप्स और CYP2C19 जीन का संबंध अलग-अलग प्रकृति से देखा गया है। और बायोकेमिकल लेवल पर क्या हमारे ब्लड टेस्ट से प्रकृति का पता चल सकता है? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कुछ ट्रेंड्स जरूर दिखे हैं। जैसे एक स्टडी में पाया गया कि कफ प्रकृति के लोगों में औसतन ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज्यादा था। अच्छा। इसी तरह रोगों की प्रवृत्ति पर भी शोध हुआ है। एक रिसर्च के अनुसार कफ प्रकृति के लोगों में डायबिटीज और हाई BMI का खतरा अधिक होता है। पित्त प्रकृति में हाइपरटेंशन का और वात कफ प्रकृति में कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा ज्यादा पाया गया है। ये तो अद्भुत है। ये रिसर्च आयुर्वेद के ज्ञान को आज के विज्ञान की भाषा में मान्यता दे रही है। बिल्कुल। अब इस अध्याय के अंतिम और शायद सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से पर आते हैं, आगंतुज एवं प्रज्ञापराध जन्य व्याधि। ये प्रज्ञापराध क्या है? प्रज्ञापराध का शाब्दिक अर्थ है बुद्धि का अपराध, मतलब इंटेलेक्चुअल एरर। जानते बूझते हुए गलत काम करना। हाँ, धी द्रुति स्मृति विभ्रंश यानी बुद्धि, धैर्य और याददाश्त का भ्रष्ट हो जाना और उसके बाद अहितकर कार्यों में लग जाना ही प्रज्ञापराध है। जैसे ये जानते हुए कि सिगरेट पीना हानिकारक है, फिर भी पीना। बिल्कुल। या ये जानते हुए कि वेगों को नहीं रोकना चाहिए, फिर भी उन्हें रोकना। ये सब प्रज्ञापराध के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। और यही सभी रोगों का मूल कारण है? हाँ, आयुर्वेद बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रज्ञापराध ही सभी रोगों का मूल कारण है। कैसे? जब हम जानबूझकर अपने शरीर और प्रकृति के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो उससे हमारे त्रिदोष असंतुलित हो जाते हैं। यह असंतुलन शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। और जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है तब हमारा शरीर आगंतुज कारणों यानी बाहरी फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया का शिकार आसानी से हो जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बुद्धि और निर्णय सही हो तो हम बाहरी संक्रमणों से भी बच सकते हैं? एक हद तक हाँ। आयुर्वेद का सिद्धांत यही है। एक मजबूत, संतुलित शरीर और मन बाहरी खतरों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि जनपद उध्वंस यानी महामारी का मूल कारण भी व्यापक स्तर पर हो रहे अधर्म और प्रज्ञापराध को ही बताया गया है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें इस अध्याय से मेन टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगे? सबसे पहली बात, शरीर के 13 अधारणीय वेग शरीर के नेचुरल सिग्नल्स हैं, उन्हें कभी ना रोकें। ठीक है। दूसरी बात, व्यायाम रोज करें, लेकिन केवल अपनी आधी शक्ति तक। अपनी प्रकृति, उम्र और ऋतु का ध्यान जरूर रखें। तीसरा, अपनी देह प्रकृति को पहचानें, क्योंकि ये तय करती है कि आपको कौन सी बीमारियां होने की ज्यादा संभावना है और उसके अनुसार अपनी लाइफस्टाइल अपनाएं। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रज्ञापराध यानी जानबूझकर की गई गलती इन सभी नियमों को तोड़ने का मूल कारण है जो अंततः रोगों को जन्म देता है। ये अध्याय वास्तव में सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन भर साथ निभाने वाला ज्ञान है। ये एक तरह से स्वस्थ जीवन जीने का यूजर मैनुअल है। बिल्कुल। अगर इसके पीछे के क्यों को समझ लिया जाए तो क्या अपने आप याद रह जाता है। इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। अगली बार जब कोई शारीरिक वेग रोकने का मन करे या कोई अस्वास्थ्यकर भोजन सामने आए तो एक पल के लिए रुककर सोचें, क्या ये एक प्रज्ञा अपराध है? आपकी अपनी प्रकृति क्या है और आपके शरीर के लिए सबसे अच्छी आदतें कौन सी हो सकती हैं? इसी आत्मचिंतन के साथ अपने शरीर के संकेतों को सुनना और समझना जारी रखें। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी चर्चा के साथ।